हाय एवरीवन। आज के एडिटोरियल में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे इंडिया के लिए पूरा बेस्ट, पूरा अमेरिका और साथ ही साथ जितनी भी नाटो कंट्रीज़ हैं वो प्रेशर बना रही हैं कि एक बार, सिर्फ एक बार इंडिया रसिया का क्या कर दे, विरोध कर दे। और उसी क्रम में आपने देखा होगा जापान के जो पीएम हैं, कई दिनों से पेंडिंग थी जो उनकी विजिट, वो रिसेंटली अभी एकदम से शॉर्ट नोटिस पर भारत आए और भारत को एक प्रकार से कन्विंस करने की कोशिश की। वो बात अलग है कि दोनों ने, जो कि भारत का एक रवैया था, उसके कारण दोनों ने एक जो प्रेस वार्ता की है, जो पब्लिक स्टेटमेंट दिया, उसमें इस टाइप की किसी भी बात का कोई डिस्कशन नहीं हुआ। तो ये भारत का एक रवैया है और भारत का रवैया होना भी चाहिए, क्योंकि जब 1998 में भारत ने परमाणु परीक्षण किया, उस समय अमेरिका ने बहुत प्रेशर डाला। उस समय रसिया ने ही यूएन में वीटो किया था, जबकि अगर इंडिया उस समय रसिया मदद नहीं करता इंडिया की, तो इंडिया के लिए बहुत से सैंक्शन और बहुत से जो सैंक्शन अभी रसिया पर लगा दिए गए हैं वो सब झेलने पड़ते, और उसके परिणाम स्वरूप इंडिया कभी भी न्यूक्लियर पावर देश या न्यूक्लियर कंट्री नहीं बन सकता था। तो ये हमारे जो इतिहास है, इतिहास में रसिया ने हमारी कहीं ना कहीं जाके बहुत मदद की। 1971 का युद्ध भी अगर देखें तो जो हम बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करवा पाए, वो भी रसिया की कहीं ना कहीं मदद के बिना पॉसिबल नहीं हो पाता। और इसीलिए यूएस भी कुछ हद तक चुप रहा। फिर बाद में धीरे धीरे जब देखा कि हाँ, एक जो गोल इनको अचीव करना था, जब वो गोल अचीव हो गया, फिर यूएस ने अपने जहाज़ या बेड़ा भेजा कि थोड़ा सा प्रेशर बने और भारत रुक जाए और जो भी पाकिस्तान की ज़मीन है वो तक ना कब्जा ले। तो ये सब चीज़ें हैं। और फिर बाद में भारत ने भी ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा और फिर कई समझौते हुए, जिसके आधार पर जो ज़मीन पाकिस्तान की कब्जाई थी वो वापस कर दी। तो कहने का एक तात्पर्य ये है कि रसिया ने अलग अलग समय पर, जब भारत को सख्त ज़रूरत थी वीटो की पावर की, तो उस समय भारत का साथ दिया। और इसलिए भारत आज रसिया की निंदा भी नहीं करना चाहता। और अमेरिका को भी, अमेरिका के साथ भी आपने देखा होगा हाल ही के दिनों में अच्छे रिलेशन हुए हैं। क्वाड कंट्रीज़ का जो क्वाड ग्रुप है वो बना है। तो इसके कारण अमेरिका से भी किसी भी प्रकार की बुराई मोल नहीं लेना चाहता। तो जितने भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हुआ, यूएन की जनरल असेंबली हुई, या जहाँ जहाँ भी ह्यूमन राइट के इशू को लेकर वोटिंग हुई, वहाँ पर इंडिया ने एब्सटेंड कर लिया खुद के लिए, मतलब खुद को अलग कर लिया चुनाव से। तो ये पूरी जिस्ट है इस एडिटोरियल की। इस पर हम डिस्कशन करेंगे कि आखिरकार कौन कौन से भारत के जो इंटरेस्ट हैं इस रसिया यूक्रेन वार में जुड़े हुए हैं, और भारत किस हद तक रसिया की मदद कर रहा है और वेस्ट किस हद तक चाहता है कि भारत उसकी मदद ना करे, और भारत कहीं ना कहीं एक स्टेटमेंट दे दे कि वो रसिया की निंदा करता है। क्योंकि आपने देखा होगा चाइना तो ओपनली रसिया का सपोर्ट कर रहा है। अब अगर दो बड़े देश, चाइना कर रहा है और इंडिया भी कर रहा है, इंडिया की जो छवि है बड़ी पॉजिटिव है। चाइना की सिर्फ और सिर्फ आर्थिक परिदृश्य को देखकर चाइना से लोग डरते हैं या उसको ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाते। लेकिन इंडिया का एक जो सॉफ्ट पावर है वो एक अलग तरह की डेवलप हुई है। इंडिया की आर्थिक डिपेंडेंसी ग्लोबल पावर में, या जो विदेशी लोग हैं या जो दूसरी कंट्री हैं, उनके ऊपर भारत की आर्थिक डिपेंडेंसी नहीं है। फिर भी भारत का जो स्टेंस है या जो भारत की प्रतिष्ठा है वो इक्वल है कि अगर भारत रसिया के साथ हो जाता है तो ये बहुत बड़ी बात होगी पूरे वेस्ट के लिए, पूरे नाटो के लिए और यूएस के लिए। तो ये पूरा चीज़ है। तो स्टार्ट करते हैं इस एडिटोरियल को। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल। और हाँ, एक और बात, अगर आप अनअकैडमी पर किसी भी प्रकार का कोर्स आप परचेज़ करना चाहते हैं या जो भी है, तो उस पर आप मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल करने के लिए SHRI NATH और 10 ये आप कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल हो जाएगा, SHRI NATH। तो स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देर के इस एडिटोरियल को। माउंटिंग प्रेशर बढ़ा रहे हैं। इंडिया मस्ट रिटेन द एबिलिटी टू जज एंड शिफ्ट इट्स पोजीशन ऑन यूक्रेन एज द वार प्रोग्रेसेस। इंडिया को रिटेन करनी चाहिए अपनी एबिलिटी को, और जज करना चाहिए कि कैसा युद्ध कैसा चल रहा है। जैसे जैसे
युद्ध की जो प्रोग्रेस है वो कैसी हो रही है, उसके हिसाब से इंडिया को कहीं ना कहीं शिफ्ट करनी चाहिए अपनी जो डिप्लोमेसी है, या जो रणनीति है, या जो रसिया को लेकर जो स्टैंड है उसको शिफ्ट करना चाहिए इनके अकॉर्डिंग, जो राइटर हैं उनके अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा हाल ही में रसिया ने हाइपरसोनिक मिसाइल भी लॉन्च कर दी रोमानिया और यूक्रेन के बॉर्डर पर, जहां पर यूक्रेन के बहुत से जो आर्म्स हैं वो रखे हुए थे, या जो दूसरे देशों से आर्म्स और एम्यूनेशन आया था वो वहाँ पर रखे हुए थे। तो रसिया ने वहाँ पर हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च कर दी, और उससे रसिया ने एक इंडिकेशन दिया, मतलब हाइपरसोनिक मिसाइल की इतनी ज़रूरत नहीं थी लेकिन फिर भी रसिया ने यूज़ की। रसिया का सीधा सा इंडिकेशन है वेस्ट को, नाटो कंट्री को और साथ ही साथ यूएस को, कि अगर आपने हमें ज़्यादा प्रेशराइज़ किया तो हम इस हाइपरसोनिक मिसाइल पर न्यूक्लियर आर्म लगाकर और लॉन्च कर देंगे, और कोई भी दुनिया का कोई भी डिफेंस सिस्टम या जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो उसे रोक नहीं पाएगा, और न्यूक्लियर वार स्टार्ट हो जाएगी, और उसका जो परिणाम है वो हर जगह भुगतने को मिलेगा। तो एक तो ये केस हो गया। दूसरा, ज़्यादा से ज़्यादा मिसाइलें अटैक करना रसिया ने स्टार्ट कर दिया है। कई देश जैसे सिविलियन एरिया है उस पर भी अटैक करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि हो क्या रहा था, सिविलियन की आड़ में यूक्रेनी सैनिक उस बिल्डिंग पर चढ़ जाते थे, और रसिया की जो एरोप्लेन है या जो भी फाइटर प्लेन है उसको टारगेट करने के लिए जो हैंडमेड या हैंडल जो मतलब तोपें थीं उनका यूज़ करके उनको टारगेट करते थे। कई नाम की जो यूएस ने उसके लिए दी थी। तो इसके कारण रसिया के लिए उन बिल्डिंग को टारगेट करना भी मजबूरी बन गया, भले ही चाहे उसमें सिविलियन जा रहे हों। नो डाउट युद्ध अगर हो रहा है तो ऐसा तो कोई क्लेम कर ही नहीं सकता कि एक सिविलियन ना मर रहा हो। बहुत से सिविलियन मर भी रहे होंगे और बहुत से परिवार तबाह भी हो रहे होंगे। तो ये पूरा प्रोसेस है कि इंडिया के लिए अपनी साइड चुननी होगी जैसे जैसे युद्ध बढ़ता है। It is certainly no coincidence that a string of foreign leader, minister and official are descending on New Delhi this month। तो यहाँ पर ये कोई कोइंसिडेंट नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो फॉरेन लीडर हैं वो इंडिया की तरफ विजिट करने के लिए आतुर हो रहे हैं। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की स्ट्रिंग मतलब कतार लगी हुई है इंडिया के विजिट के लिए। As the Russian invasion of Ukraine continue for its 4th week and without a clear end of sight। जैसे जैसे रसिया का जो इन्वेजन है, ये इन्वेजन नाम दे रहे हैं, लेकिन रसिया क्या बोल रहा है उसके लिए कि हम डोनेट्स्क और लुहांस्क के लोगों पर जो उनकी सिक्योरिटी पर जो यूक्रेन का खतरा मंडरा रहा था, उनकी सिक्योरिटी को हम अश्योर करने के लिए हम इस प्रकार की कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये दोनों का अलग अलग रुख है, मैंने आपको दोनों रुख बता दिए। तो रसिया का इन्वेजन, ये वर्ड किसने क्वाइन किया? यूएस ने क्वाइन किया, जब इसने बेवजह में सद्दाम हुसैन को या इराक में एक अच्छी खासी इस्टेब्लिश्ड सरकार को अमेरिका ने सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल के चक्कर में झूठा आरोप लगाकर, क्योंकि वो आरोप कभी सद्दाम हुसैन पर प्रूव नहीं हुआ कि सद्दाम हुसैन केमिकल वेपन बना रहा है, इस प्रकार के आरोप लगाकर सद्दाम हुसैन को घर से निकाल कर फांसी दे दी। तो ये उस समय अमेरिका जब इस प्रकार की एक पूरे देश को बर्बाद कर रहा था तो उसने क्या कहा कि ये इंसर्जेंसी है। लेकिन यहाँ पर जो वर्ड क्वाइन किया जा रहा है वो क्या किया जा रहा है कि रसिया का ये इन्वेजन है। तो इन दोनों में फ़र्क है, और यूएस की जो पॉलिसी है उनमें हिपोक्रेसी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि जब उसने सीरिया को बर्बाद किया, इराक को बर्बाद किया और अफ़गानिस्तान में जो किया, तो उस समय वो चुप हो गया। न कहीं आपने अमेरिका की निंदा सुनी, न किसी चीज़ को उसके लिए जिम्मेदार ठहराते हुए देखा। लेकिन यहाँ पर ये लोग रसियन इन्वेजन नाम देकर बोल रहे हैं। तो नो डाउट यहाँ पर ये लिखा है तो हम उसी को डिस्कस करेंगे। तो रसियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन कंटिन्यू फॉर इट्स 4th वीक एंड विदाउट अ क्लियर एंड साइट। तो यहाँ पर चौथा सप्ताह स्टार्ट हो गया है, और उसके साथ रसिया का जो इन्वेजन है या यूक्रेन रसिया की जो वॉर है वो कंटिन्यू चल रही है, और यहाँ पर कोई साइन दिखाई नहीं देता कि वो कब ख़त्म होगी। अगर रसिया की बात करें तो रसिया का सीधा सा कहना है कि यूक्रेन को वो नाटो का अड्डा नहीं बनने देगा, और तब तक चालू रखेगा ये वॉर जब तक कि ये अश्योर न कर ले कि यूक्रेन किसी भी प्रकार से नाटो का हिस्सा नहीं बनने वाला। देयर आर समिट विद प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान एंड ऑस्ट्रेलिया एंड वन सून विद इजरायली प्राइम मिनिस्टर एंड विजिट बाय द यूएस अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट
विक्टोरिया न्यूलैंड एज वेल एज द यूरोपियन फॉरेन मिनिस्टर एंड डेलीगेशंस। तो यहाँ पर समिट हुई, रिसेंटली समिट किसकी हुई, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत की, जो कि वर्चुअल हुई थी। और एक और विजिट होने वाली है किसके साथ, इजरायली प्राइम मिनिस्टर के साथ। यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं विक्टोरिया न्यूलैंड, वो भी विजिट करने वाली हैं, एज वेल एज यूरोपियन फॉरेन मिनिस्टर एंड डेलीगेशन। और साथ ही साथ जो यूरोप का फॉरेन मिनिस्टर है और डेलीगेशन है वो भी कहीं ना कहीं भारत विजिट करने वाला है। और सबका एक ही मुद्दा है कि भारत के रुख को रसिया के अगेंस्ट बनवाया जाए। What the visit by NATO and Quad ally of US all have in common, they are planning at short notice। तो यहाँ पर नाटो के जो लीडर की विजिट है, क्वाड एली की जो विजिट है और साथ ही साथ जो यूएस की विजिट है, इन सब में एक ही चीज़ कॉमन है। वो क्या है कि सभी के सभी शॉर्ट नोटिस के अंदर भारत पर विजिट करने पहुँचे हैं। एंड पुटिंग डिस्कशन ऑन द इंडियाज स्टैंड ऑन यूक्रेन एट टॉप ऑफ देयर टॉक। और साथ ही साथ ये कह के वहाँ से जब वो देश अपने राष्ट्र से निकलते हैं भारत के लिए, तो उनका ये कहना होता है कि हम मीडिया को जो वक्तव्य देते हैं वो लोग, तो ये कहते हैं कि हम जो रसिया और यूक्रेन का जो मुद्दा है उसे हम डिस्कशन टेबल पर, मतलब इंडिया के साथ जब डिस्कशन होगा तो उस पर हम इसे प्राथमिक तौर पर उठाएंगे और टॉप प्रायोरिटी पर रखेंगे। इवन जापानीज पीएम फूमियो किशिदा who had a full bilateral agenda to discuss with Prime Minister Narendra Modi at their much delayed annual summit meeting arrived in Delhi on very short visit and made it clear that finding a common position on Ukraine and telling India that it must not condone Russia's action was a priority। तो यहाँ पर जो फूमियो किशिदा, जो कहीं ना कहीं इनकी जो विजिट थी, बायलैटरल जो डिस्कशन होता था हर साल भारत और जापान के बीच, वो विजिट बहुत दिनों से पेंडिंग थी, लेकिन वो विजिट वेरी शॉर्ट नोटिस पर ये शॉर्ट विजिट वहाँ के प्रधानमंत्री ने अरेंज की, वो भारत आए। और साथ ही साथ जो बायलैटरल इशू थे उसको तो डिस्कशन किया ही, लेकिन उन्होंने एक और चीज़ क्लियर कर दी, मेड इट क्लियर। क्या क्लियर किया कि भाई फाइंडिंग अ कॉमन पोजीशन ऑन यूक्रेन एंड टेलिंग इंडिया दैट इट मस्ट नॉट कंडोन रशियाज एक्शन वाज अ प्रायोरिटी दैट। तो उन्होंने ये कहा कि उसे हम जो रसिया का इंडिया, मतलब इंडिया से कहेंगे कि रसिया को माफ़ ना करे। किस चीज़ में माफ़ ना करे, कि जो यूक्रेन के साथ रसिया युद्ध कर रहा है उसमें रसिया को माफ़ ना करे, ये हमारी प्राथमिकता होगी और हम एक कॉमन डिस्कशन या कॉमन पॉइंट पर इंडिया को लाएं, ये हमारी प्राथमिकता होगी कहीं ना कहीं। द मैसेज फ्रॉम West is clear that India must shift its position on 3 counts to do more at UN, where the New Delhi has consistently abstained from resolution criticizing Moscow। तो यहाँ पर जो वेस्ट है या नाटो कंट्री है, या जो नाटो कंट्री और वेस्ट का जो लीडर है यूएस, उन सब का जो अगर पॉइंट समझें तो वो क्लियर है। वो क्या है कि इंडिया को शिफ्ट करनी चाहिए अपनी जो पोजीशन है यूएन में, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ में, उसकी जितनी भी बॉडी हैं उसमें, कि इंडिया वहाँ पर निंदा करे। किस चीज़ की? मॉस्को की। लेकिन अभी तक इंडिया ने क्या किया है? एब्सटेन, मतलब खुद को इस चुनाव से या इस डिस्कशन से खुद को अलग कर लिया। तो पूरे जो विश्व है, जो बेस्ट है, जो नाटो कंट्री हैं, उनकी सिर्फ और सिर्फ यही मुद्दा है कि इंडिया को इस बात के लिए कन्विंस करें कि कहीं ना कहीं यूएन में वो रसिया की निंदा करें, और साथ ही साथ to join the sanction regime and avoid contracting for more Russian oil or sending civil military supply to Putin regime until the war end। तो यहाँ पर साथ ही साथ ये भी उनका पूरा प्रयास है कि जो सैंक्शन रेजिम है, मतलब जो रसिया पर जो सैंक्शन लगाए गए हैं उसको भी इंडिया माने। अब रसिया पर सैंक्शन इंडिया नहीं मान रहा, ये प्रश्न क्यों उठा? क्योंकि जैसे ही सैंक्शन लगाए गए तो रसिया ने इंडिया को ऑफर दिया कि वो 25% और उससे ज़्यादा भी डिस्काउंट देगा क्रूड ऑयल पर इंडिया के लिए, और साथ ही साथ वो डॉलर में नहीं, रुपी और रूबल में भी व्यापार करने को तैयार है। तो इंडिया ने रसिया का ये ऑफर स्वीकार कर लिया और लगभग 3 लाख बैरल, एग्जैक्टली मुझे फिगर याद नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी अमाउंट में रसिया का ऑयल परचेस करने की डील कर ली। तो इससे यूएस और जो वेस्ट की कंट्री थी वो परेशान हो गई, और कहा कि यूएस ने कहा कि इंडिया को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंडिया का नाम इतिहास में दर्ज हो जाएगा
कि कहीं ना कहीं उसने एक ऐसे राष्ट्र की मदद की जो इन्वेजन कर रहा था। ये यूएस का स्टैंड था। लेकिन दूसरी तरफ हिपोक्रेसी देखिए यूएस की, कि यूएस और वेस्ट एक तरफ तो दूसरे राष्ट्रों से ये बोल रहा है कि आप रसिया से ऑयल ना खरीदें, लेकिन पूरा का पूरा यूरोप जो गैस खरीद रहा है उसकी कोई विरोध नहीं करता, उस पर सैंक्शन नहीं लगाता। उसको प्रॉपरली रसिया से गैस खरीदी जा रही है। क्यों? क्योंकि अगर रसिया ने अपनी गैस बंद कर दी तो पूरा का पूरा यूरोप ठप पड़ जाएगा। वो एक प्रकार से जैसे सैंक्शन स्विफ्ट का लगा दिया है, जो बैंकों के लेन देन पर लगा दिया है। रसिया ने अगर अपनी गैस बंद कर दी तो पूरा यूरोप परेशान हो जाएगा, उसे एनर्जी की इतनी बड़ी किल्लत झेलनी पड़ेगी और पूरी चीज़ें, उनकी इकोनॉमी और आर्थिक चीज़ें तहस नहस हो जाएंगी। लेकिन अमेरिका उस चीज़ को नहीं लगा रहा। क्यों? क्योंकि वो उसके इंटरेस्ट की बात है। लेकिन यहाँ इंडिया और दूसरे देशों पर इस चीज़ पर बैन लगवा रहा है कि रसिया से क्रूड ऑयल ना खरीदें। तो उसके जवाब में इंडिया ने भी यही कहा कि आप जो एनर्जी सेक्टर है उसका राजनीतिकरण ना करें, बेवजह के सैंक्शन ना लगाने दें। और इंडिया, नो डाउट इंडिया के लिए ज़रूरत हुई, विकासशील राष्ट्र है, कोई विकसित राष्ट्र तो है नहीं। तो इंडिया को जहाँ से सस्ता ऑयल मिलेगा इंडिया विल परचेज। तो ये उनके सामने एक क्लियर मैसेज इंडिया ने दे दिया। टू अवॉइड कॉन्ट्रैक्टिंग फॉर मोर रशियन ऑयल, सेंडिंग सिविल मिलिट्री सप्लाई एंड पुट इन रिजिम अंटिल द वॉर एंड। तो यहाँ पर पूरा बेस्ट यही चाहता है कि जब तक वॉर खत्म नहीं हो जाती इंडिया किसी भी प्रकार की रसिया की मदद ना करें, चाहे मिलिट्री सप्लाई हो, चाहे सिविल और मिलिट्री असिस्टेंस हो, और या फिर तेल का खरीदना हो। इन सब चीज़ों का विरोध इंडिया बेस्ट सोच रहा है कि इंडिया को उसके अगेंस्ट किया जाए। द फ्लरी ऑफ विजिट, comment by official and press statement by diplomat indicate that tension between Russia and the West have reached point of no return and New Delhi is being asked to make a very pointed choice between them। तो यहाँ पर जो जितनी भी विजिट हो रही हैं उन विजिट के बाद जो वहाँ के लीडर या भारत के लीडर, जो वहाँ के लीडर स्पेशली जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, उनसे यही सामने आ रहा है कि जो टेंशन है बिटवीन रसिया और वेस्ट, मतलब पश्चिमी राष्ट्रों के बीच और रसिया के बीच, वो अब नॉर्मल पॉइंट पर आने वाली नहीं है। अब बेस्ट बल्कि यही चाह रहा है कि इंडिया भी अपनी चॉइस क्लियर कर दे कि वो रसिया के साथ जाना चाहता है या वेस्ट के साथ जाना चाहता है। तो ये पूरा प्रयास है और इसीलिए आपने देखा होगा जगह जगह के नेता भारत विजिट कर रहे हैं या वर्चुअल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। While there are several reasons why New Delhi has declined the attempt to steer from the course of Russia's that are linked its strong partnership with Russia। तो यहाँ पर कई रीजन है जिसके कारण इंडिया जो है रसिया का साथ दे रहा है, और कई जो अटैम्प्ट है वो बेस्ट के फेल हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कई बार अटैम्प्ट किए कि रसिया के अगेंस्ट इंडिया वोट कर दे। देयर आर सम ग्लोबल इंटरेस्ट दैट मोदी गवर्नमेंट मस्ट कंसीडर मोर क्लोजली। तो यहाँ पर मोदी गवर्नमेंट के लिए कुछ जो ग्लोबल हित हैं उसके लिए कंसीडर करना चाहिए बहुत ही क्लोजली तरीके से। द सिविलियन toll in Ukraine is mounting, and while Russia has denied report of the target attack on school and theater। तो यहाँ पर जो सिविलियन टोल है, मतलब जो नॉर्मल लोगों की मरने की दर है, वो कंटिन्यू यूक्रेन में बढ़ रही है। लेकिन रसिया जो है वो डिनाई कर रहा है कि वो स्कूल और थिएटर पर अटैक नहीं कर रहा है। लेकिन एक दूसरा पक्ष ये भी है कि हो सकता है कर भी रहा हो, लेकिन जैसे ही कोई राष्ट्र अगर ये बोल देता है कि हम इस चीज़ पर अटैक नहीं करेंगे, तो जो उस दूसरे राष्ट्र की जो सेनाएं हैं वो वहीं जाकर छिप जाती हैं और वहीं से टारगेट करती हैं। तो मजबूरन फिर जो वॉर में जो राष्ट्र होते हैं उनके लिए उस हिसाब से पॉलिसी चेंज करनी पड़ती है। रसिया हैज़ डिनाइड रिपोर्ट टारगेटेड अटैक ऑन इन थिएटर। इट इज़ नेसेसरी फॉर न्यू दिल्ली टू एक्नॉलेज एनी रशियन वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट। तो यहाँ पर इंडिया के लिए ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि वो ऐसे रसिया के जो वायलेशन है ह्यूमन राइट का उसको एक्नॉलेज करे, उसकी निंदा करे, स्पेशली एज क्रेमलिन हैज़ नॉट येट फुल्ली क्लैरिफाइड इट्स एंड गेम। और ये तब और ज़रूरी हो जाता है कि जब क्रेमलिन मतलब रसिया ये चीज़ अभी क्लियर नहीं कर रहा है कि इस फाइट को या इस वॉर को वो कब तक ख़त्म करेगा। तो ये चीज़ बेस्ट इस चीज़ को कन्विंस करने के लिए पीछे पड़ा हुआ है इंडिया के लिए कि वो कहीं ना कहीं निंदा कर दे, ह्यूमन राइट के इशू को लेकर ही कर दे। सेकंड, वाइल इंडिया हैज़ एक्सप्रेस्ड कंसर्न ओवर न्यूक्लियर सेफ्टी, इट मस्ट बी विलिंग टू मेक इट दिस एन इशू विथ मॉस्को। और साथ ही साथ इंडिया जो अपनी चिंताएं न्यूक्लियर बॉम्ब को लेकर जाहिर कर चुका है, तो उसके लिए इस मुद्दे को लेकर मॉस्को से या रूस से बात करनी चाहिए।
ये भी आवश्यक है। अगर मतलब जब आवश्यक हो, इफ़ नेसेसरी, मतलब जब भी आवश्यक हो, ये वो वाली कंडीशन है कि जब रसिया ने जैसे बोला है कि अगर वेस्ट और यूएस उस पर ज़्यादा प्रेशर डालेगा तो वो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर न्यूक्लियर आर्म का यूज़ करना पड़े तो उससे भी हिचकेगा नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है और यही सबसे बड़ा रीज़न है कि यूएस या दूसरी नाटो कंट्रीज़ डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना चाहती रसिया के साथ। अनदर एरिया इज़ दैट treat of chemical and biological warfare, and while the Indian representative spoke strongly at UN Security Council about the importance of fully implementing the biological and toxin weapon convention, तो यहाँ पर दूसरा एरिया ये भी है कि जो केमिकल है और बायोलॉजिकल वारफेयर है उसकी भी कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी तय करे, जैसा कि इंडिया पहले कर चुका है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। और उसने अपनी स्पीच में कहा था कि इस प्रकार का एक कन्वेंशन लाया जाए जो सभी राष्ट्रों को एक मुद्दे पर कन्विंस करे कि वो किसी भी हालत में बायोलॉजिकल और टॉक्सिन वेपन यूज नहीं करेंगे युद्ध में। द गवर्नमेंट मस्ट बी प्रिपेयर्ड टू वोट ऑन द इशू एंड कॉल आउट एनी साइट दैट वायलेट दीज। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को तैयार हो जाना चाहिए किस चीज़ के लिए, इस इशू पर वोट करने के लिए, और वो किस साइड है ये सब चीज़ों को मतलब वायलेट करने के लिए कि ये सब चीज़ें ना हो, तो उसके रिगार्डिंग उसे किस तरफ वोट करना है इसके लिए भी तैयार हो जाना चाहिए, इसके पक्ष में या विपक्ष में। एज द वार प्रोग्रेस मोर सच डिबेट विल अराइज एंड न्यू दिल्ली मस्ट रिटेन इट्स एबिलिटी टू जज एंड शिफ्ट इट्स पोजीशन फ्रॉम बीइंग न्यूट्रल एंड abstained to one more wholly seized of the issue, and as the leading nation that is able to exercise its strategic autonomy no matter of principle when required। तो यहाँ पर जैसे जैसे वॉर में प्रोग्रेस होती है तो ये डिबेट बढ़ने लगेगी, ये डिस्कशन बढ़ने लगेगा कि इंडिया को अपनी जो एबिलिटी है उसको जज करना चाहिए, रिटेन इट्स एबिलिटी टू जज, उसका जो अभी तक जो स्टेंस रहा है उसको जज करना चाहिए, और साथ ही साथ अपनी जो पोजीशन है वो जो पहले से वो न्यूट्रल बना हुआ था, जो एब्स्टेनिस्ट मतलब चुनाव से खुद को अलग थलग कर ले रहा था, एब्स्टेनिस्ट मतलब, एंड वोली सीज ऑफ द इशू, और खुद को पूरी तरह से इस इशू से बचा ले रहा था। अब एक विकासशील राष्ट्र होने के नाते उसे अपनी स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी का यूज़ करते हुए, स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी अब ये किस मायने में यूज़ कर रहे हैं कि आप मतलब रसिया से डरे ना। अब ये मतलब समझ रहे हो ना आप, कहीं ना कहीं ये बहुत छोटा वर्ड है लेकिन बहुत पॉइंट वाला वर्ड है। स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी अभी क्या हो रहा था कि यूएस जो बोल रहा था वो इंडिया नहीं कर रहा था, ये एक स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी का एक जीता जागता उदाहरण था। तो ये चीज़ अब इन्होंने रसिया के अगेंस्ट यूज़ कर ली कि भाई आपको अगर दिखाई दे रहा है कि ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है, ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो आप कम से कम रसिया की निंदा करें, उसमें भी आप स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी अपनाएं, ना कि रसिया के प्रेशर के कारण आप रसिया की निंदा ना करें। तो ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का यूज़ जो अभी यूएस के अगेंस्ट इंडिया के लिए किया जा रहा था, वो अब इस छोटे से वर्ड में या इस छोटे से स्टेटमेंट से जो राइटर हैं उन्होंने रसिया के अगेंस्ट यूज़ करवा दिया ऑन मैटर ऑफ प्रिंसिपल व्हेन इट रिक्वायर। और ऑन मैटर ऑफ प्रिंसिपल समझ रहे हो कौन से प्रिंसिपल, जो ह्यूमन राइट का वायलेशन तो नहीं हो रहा, केमिकल वॉरफेयर तो नहीं हो रहा, ये एक प्रिंसिपल है, आइडियल प्रिंसिपल। लेकिन हमें याद रखना होगा कि कब, ऐसा कौन सा समय है जब इराक में अमेरिका ने इन्वेजन किया, इन्वेजन ही बोलूँगा, बाकी अमेरिका उसे एक स्टेबल गवर्नमेंट देने की बात कही, लेकिन आज तक इराक पूरा झुलस रहा है, छोटे छोटे गुटों में बट गया है। जो कि सद्दाम हुसैन के समय एक प्रॉपर राष्ट्र हुआ करता था, उसको अमेरिका ने बर्बाद किया। उस समय ये प्रिंसिपल, मैटर ऑफ प्रिंसिपल कहाँ गए थे? जब पूरे के पूरे देश को तबाह कर दिया, सीरिया को तबाह कर दिया, अफ़गानिस्तान को तबाह कर दिया, उस समय ये मैटर ऑफ प्रिंसिपल कहाँ गए थे? जब तालिबान लोगों को मार रहा था, सीज़ कर रहा था, और वर्तमान में जो आपने देखा कि कई बिजनेस ठप हो गए हैं, तालिबान में भुखमरी छाई गई है, उस समय जब अमेरिका भागा बगैर किसी जिम्मेदारी के, बगैर किसी अकाउंटेबल कंट्री के, जबकि होना ये चाहिए था कि प्रॉपर गवर्नमेंट फॉर्म करवाता, वहाँ पे चीज़ों को देखता, भले ही तालिबान को बुलाना था, लेकिन कम से कम उसकी सरकार बनवा के प्रॉपर चीज़ें करवा के अमेरिका को भागा था। लेकिन अफ़गानिस्तान से भी वो बगैर किसी जिम्मेदारी के भागा। उस समय मैटर ऑफ प्रिंसिपल कहाँ गए थे?
तो कोई बात नहीं, यहाँ पर राइटर का पॉइंट है कि जब मैटर ऑफ प्रिंसिपल की बात होती है तो ये आपको ज़रूरत पड़ेगी इंडिया के लिए कि वो उसे किसका साइड लेना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ एडिटोरियल। सो थैंक यू फॉर टुडे। आई होप आपको रसिया और यूक्रेन का मुद्दा बहुत ही कम शब्दों में क्लियर हो चुका होगा। सो थैंक यू फॉर टुडे।